मेरा नाम सुरेश है और मेरी पत्नी का नाम स्वाति है। मेरी पत्नी का संबंध उस जगह से है जहां अक्सर शरीफ लोग जाना पसंद नहीं करते, लेकिन इसका हरगिज़ यह मतलब नहीं है कि मैं एक शरीफ इंसान नहीं हूँ। बस मैं दिल के हाथों मजबूर था। किसी को पाप की ज़िंदगी से निकालकर इज्जत की ज़िंदगी देना कौन सा पाप है। हुआ कुछ ऐसा था कि एक बार मेरे कुछ दोस्त मुझे जिद करके मुंबई की उन गलियों में ले गए जहाँ खूबसूरत हसीनाएं ही थीं। हर चौबारे से कोई ना कोई हसीन परी झांक कर अपने आप को देख रही थी और जैसे हर किसी को अदाएं दिखाकर अपनी तरफ खींच रही हो। मैं वहां गया तो अपने दोस्तों के कहने पर ही था, लेकिन जब स्वाति नाम की एक कोठे पर नाचने वाली मुझे शराब पेश करने आई तो मैं उसे देखकर दंग रह गया। मुझे यूँ लगा जैसे आसमान से कोई परी उतर कर आई गई हो। मैं तो उसकी शराबी आंखों में डूब ही गया था। फिर ये हुआ कि मैं अपने दोस्तों से चुपचाप आकर उस इलाके में जाता रहा। मैं हर रोज़ स्वाति का डांस देखने जाता था, क्योंकि मैं करोड़पति बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैं हर रात स्वाति पर नोटों की बारिश करता था। उस कोठे की मालकिन सविता नाम की एक औरत थी। सविता मुझसे बहुत प्रभावित हो चुकी थी। एक दिन मैं दोपहर के 12 बजे कोठे पर चला गया और सविता से रिक्वेस्ट की कि मुझे स्वाति से मिलवा दें। मैंने सविता के सामने नोटों की गड्डी रख दी और वह मुस्कुरा पड़ी। उसने कहा, मैं अभी आपकी मुलाकात स्वाति से करवाती हूँ। थोड़ी देर के बाद स्वाति वहाँ पर आ गई। वह सजी सवरी सीधी सी मेरे दिल में उतर ही रही थी। मैं बड़ी देर तक वहाँ बैठा रहा और स्वाति के साथ इधर उधर की बातें करता रहा। स्वाति एक बुद्धिमान और समझदार लड़की थी। उसकी बातें बहुत गहरी महसूस होती थी। उसके साथ कोई भी बोर नहीं होता था। अब मैंने अपना यह नियम बना लिया था कि मैं हर रोज़ दोपहर 12 बजे स्वाति से मिलने जाता था। मेरी और स्वाति की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि दोस्ती से बढ़कर भी मेरे दिल में इसके लिए कुछ है। फिर एक दिन मैंने स्वाति से अपने प्यार का इजहार कर दिया तो उसने मुझे सकारात्मक जवाब दिया। मैंने स्वाति से कहा कि यह डांस छोड़ दो। मेरी इस बात पर वह मेरे सामने रो पड़ी। उसने कहा, यहाँ कोठे पर नाचने वाली हर लड़की की यही इच्छा है कि वह इस पाप की ज़िंदगी को छोड़कर अपना एक घर बसाए, लेकिन हम जैसे लड़कियों के साथ कौन शादी करता है। फिर हमें अपना पेट भी तो भरना होता है। बस हम सभी मजबूर हैं और मजबूरी की वजह से ही यह सब कर रही हैं। मैंने स्वाति से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह बहुत खुश हुई और फिर रोने लगी। वह मेरे पैरों में बैठकर बोली, अगर आप मुझसे शादी करके यहाँ से ले जाएंगे तो मैं आपकी पत्नी नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी आपकी नौकरानी बनकर रहूँगी। आपका हुक्म मेरे लिए सर आँखों पर होगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं मुस्कुराने लगा। मैं और स्वाति तो इस रिश्ते से खुश थे, मगर आगे का रास्ता बहुत मुश्किल था। सविता स्वाति जैसे हीरे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उधर मेरे माँ बाप एक नाचने वाली को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे। मैंने सविता के सामने 10 लाख का चेक रख दिया तो उसका मुंह बंद हो गया। मैं स्वाति से शादी करके उसे एक अपार्टमेंट में ले गया। मैंने सोचा था कि कुछ समय गुजर जाएगा तो मैं स्वाति को अपने माँ बाप से मिलवा दूंगा। एक बार जब मेरी स्वाति के साथ शादी हो जाएगी तो मेरे माँ बाप को भी मेरा फैसला मानना पड़ेगा। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैंने और स्वाति ने एक अपार्टमेंट में अपनी नई ज़िंदगी शुरू की। हम दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, यह कि जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं ऑफिस में था। स्वाति ने फ़ोन करके मुझसे मार्केट जाने की अनुमति मांगी, लेकिन वह वापस ना आई। मैं बहुत परेशान हो गया था कि आखिर वह कहाँ गई। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद मुझे अस्पताल से फ़ोन आ गया। मुझे बताया गया कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए और मैं फ़ौरन अस्पताल पहुंचा। एक डॉक्टर मेरी पत्नी को देखकर मुझसे बोला, माफ़ कीजिए, आपकी पत्नी कोमा में चली गई है। अब कुछ पता नहीं है कि इन्हें कब होश आ जाएगा। यह सुनकर मैं बहुत रोया। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मुझे समझने का मौका ही नहीं मिला। मैं अस्पताल की बेंच पर बैठा बहुत देर तक रोता रहा। मेरी खुशियों को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। अभी तो मैंने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत ही की थी, मगर इतना बड़ा दुख मुझे अंदर तक तोड़ गया था।
मैं सारा सारा दिन रोता रहता। जब मेरी हालत बेहतर ना हुई तो मैं अपने माँ बाप के पास अपने गांव चला गया। मेरे पिता बहुत बड़े ज़मींदार थे। जब मैं गांव वापस आ गया तो मेरे माँ बाप बहुत खुश हुए। मेरे पापा बोले, शुक्र है तुम आ गई, तो बेटा अब तुम खुद ही संभाल लो यह ज़मीन। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं रही कि मैं इन ज़मीनों की रखवाली कर सकूं। मैं अपने पिता के गले लगकर रोने लगा। मैंने अपने माँ बाप को बताया कि मैंने स्वाति के साथ चुपकर शादी कर ली थी। हमारी शादी को अभी 2 महीने ही गुजरे थे कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वह कोमा में है। माँ और पिताजी मेरी बात सुनकर बहुत परेशान हो गए। मैंने पापा को अपनी मजबूरी बताई कि मैं स्वाति को अस्पताल में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने उनसे स्वाति की सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करने को कहा और उनसे वादा किया कि जब स्वाति ठीक हो जाएगी तो मैं गांव वापस आ जाऊंगा। मेरे माँ बाप इस बात पर तैयार हो गए और फिर मैं शहर वापस चला गया। स्वाति 2 हफ्ते से कोमा में थी। हर दिन अस्पताल की बेंच पर घंटों बैठा रहता, लेकिन मुझे डॉक्टर स्वाति से मिलने ना देते। वह कहते थे कि मरीज के पास हम किसी को भी ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर मुझे हर रोज़ 10 मिनट के लिए स्वाति के पास जाने देते थे। मैं स्वाति के पास रहने के लिए डॉक्टर की खुशामद करता रहता। मुझे जैसे ही इजाज़त मिलती तो मैं स्वाति से कहता, स्वाति तुम ठीक क्यों नहीं होती? स्वाति तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे लगता था जैसे वह मेरी बात सुन लेगी और वह ठीक हो जाएगी। मैं उसे बस इतना ही कहता रहता था, स्वाति तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैंने माँ पापा को भी मना लिया है, लेकिन वह ना उठती थी और ना ही कुछ बोलती थी। आज जब मैं स्वाति से मिलने गया तो मैंने देखा कि उसने अस्पताल के कपड़े नहीं पहने हुए थे। मैंने एक नर्स से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो बोली मरीज अस्पताल के कपड़ों से तंग हो जाता है। अब हम हर रोज़ आपकी पत्नी के कपड़े चेंज कर दिया करेंगे ताकि यह जल्द ही अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आए। मुझे इन बातों की कोई समझ नहीं थी, इसलिए मैं खामोशी से वापस लौट आता था। लेकिन जब मैंने नोट किया कि स्वाति के कपड़े हर रोज़ चेंज किए जाते हैं, उसने जो भी कपड़े पहने हुए थे वह बिल्कुल भी आम कपड़े नहीं होते थे, वह सभी बहुत महंगे कपड़े होते थे। यह बात मेरी बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि अस्पताल वाले अपने पास से कपड़े लेकर उनको सिलवाकर मरीज को क्यों पहनाते थे। फिर मैंने देखा कि स्वाति के चेहरे पर मेकअप के निशान भी देखे तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने नर्स से पूछा, चलो कपड़े तो आप लोग चेंज कर देते हैं, लेकिन यह चेहरे पर मेकअप के निशान कहाँ से आते हैं? आखिर यह सब क्या है? मैंने देखा कि नर्स मेरे सवालों से घबरा सी गई थी। अब मुझे स्वाति की बहुत फिक्र हो रही थी। बहुत डर सा लग रहा था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इसलिए मैंने सोच रखा था कि मैं अब उस अस्पताल की असलियत जानकर ही रहूँगा। मैंने उस अस्पताल के बारे में बहुत छानबीन की, मगर हर तरफ से बहुत अच्छा जवाब मिलता था। लेकिन फिर मेरी पत्नी के साथ क्या हो रहा था? मैं शाम को जब स्वाति से मिलकर आता तो वह आराम कर रही होती थी और उसके चेहरे पर किसी तरह का भी कोई मेकअप का निशान नहीं होता था। लेकिन जब सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं स्वाति को देखने आता तो उसके कपड़े भी चेंज होते और उसके चेहरे पर मेकअप के निशान भी होते। जब मैंने इरादा कर लिया कि रात को घर ही नहीं जाऊंगा और खुद ही देख लूँगा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मैं सारी रात बाहर कुर्सी पर बैठा रहा क्योंकि मुझे डॉक्टर ने स्वाति के पास जाने की इजाज़त नहीं दी थी। मैंने सारी रात जासूसी की, मगर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिस पर शक किया जा सके। एक नर्स रात में 3-4 बार सारे मरीजों को चेक करके जाती थी, वहीं स्वाति के कमरे को भी चेक करके जाती थी, तो मुझे सुकून मिल जाता था। अब जब मैं सुबह कमरे में गया तो स्वाति के कपड़े फिर से बदले हुए थे और उसके चेहरे पर मेकअप के भी निशान मौजूद थे। अब मुझे बहुत हैरानी होने लगी, इसलिए मैंने कुछ और करने का सोचा। मैंने अस्पताल के एक जूनियर डॉक्टर को अपने साथ मिला लिया और उसे सारी बारी रकम देकर राज़ी कर लिया था। अब मुझे रात का बेसब्री से इंतज़ार था। जैसे ही रात हुई मैंने उस जूनियर डॉक्टर कपड़े पहने देखकर मुझे स्वाति के कमरे में जाने से कोई भी नहीं रोक रहा था। पहले तो मैंने जैसे ही स्वाति के कमरे की तरफ कदम बढ़ाया, एक नर्स मेरे पास आई और मुझे अंदर जाने से रोकने लगी। उसके जाने के बाद आराम से स्वाति के कमरे में चला गया, मगर यह क्या, मेरे तो कदमों तले
ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि शादी का बेड खाली था। वहाँ तो स्वाति का नामो निशान नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गया और सोचा कि आखिर स्वाति कहाँ जा सकती है। मैं वैसे ही बाहर निकल आया। मैंने जूनियर डॉक्टर से स्वाति के बारे में पूछा तो उसने मना कर दिया। मैं अपने चेहरे पर मास्क लगाकर उसके पास गया तो स्वाति नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि इस कमरे का मरीज़ कहाँ है। नर्स ने कहा जहाँ रोज़ जाती है, आज भी वहीं गई है। मैंने धड़कते दिल के साथ उससे पूछा आखिर वह कहाँ जाती है। मुस्कुराकर बोली ज़्यादा होशियार मत बनो, आप भी तो सब कुछ जानते हैं, मुझे क्यों फंसा रहे हैं। अपना हिस्सा आप भी तो ले रहे हैं ना। यह सब मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। मैंने जूनियर डॉक्टर की वर्दी उसे वापस कर दी और खुद अपने कपड़े पहनकर बैठा। मैं देखना चाहता था कि आखिर स्वाति कहाँ से वापस आएगी, लेकिन सुबह के 9 बज गए। स्वाति अस्पताल नहीं आई। एक नर्स मेरे पास से गुजरी तो मैंने उसे कहा मैं अपनी पत्नी से मिलकर ऑफिस जाना चाहता हूँ। तो वह बोली जी आप जाकर मिलें, आपके पास 10 मिनट है। मैं इजाज़त मिलते ही बड़ी तेज़ी से उसके कमरे में दाखिल हुआ, पर स्वाति मौजूद थी। उसने आज फिर से कपड़े चेंज किए थे और हर रोज़ की तरह उसके चेहरे पर मेकअप के निशान थे। मेरी समझ में सारा मामला आ चुका था। मुझे मालूम हो चुका था कि जो कोई भी स्वाति को रात में बिस्तर से गायब करता है, अस्पताल के पीछे से दरवाजे से लेकर जाता है। इसलिए मैंने यही फैसला कर लिया था कि मैं अस्पताल वालों के साथ एक चाल चलने की कोशिश की। मैं स्वाति के कमरे में गया। वहाँ मैं 10 मिनट से ज़्यादा रुका था। मुझे पता था कि अब मुझे कोई डॉक्टर यहाँ से निकालने के लिए ज़रूर आएगा और मेरी सोच के मुताबिक 12 मिनट पर एक डॉक्टर मेरे पास आया और बोला सर अब आपको यहाँ से जाना होगा, मरीज़ के पास ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। मैंने इस बात पर सर हिला दिया। डॉक्टर साहब मैं 2-3 दिन के लिए अपने गाँव जा रहा हूँ, इसलिए मैं अस्पताल के चक्कर नहीं लगा पाऊँगा। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी पत्नी का ख्याल रखिएगा। किसी भी तरह की इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल करके बुला लीजिएगा। डॉक्टर ने स्वाति का ख्याल रखने के लिए मुझे यकीन दिलाया तो मैं उनसे मिलकर अस्पताल से बाहर निकल आया। ऑफिस चला गया और शाम को जब ऑफिस से लौटा तो अपना भेष बदलकर चेहरे पर मास्क लगाकर अस्पताल के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। मुझे थोड़ी ही देर गुजरी होगी जब मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देख मेरा दिल ही बैठ गया। स्वाति अपने कदमों पर अस्पताल से बाहर निकलकर अपने आप आ रही थी और फिर वह एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चली गई। उस लम्हे में बहुत ही तकलीफ से गुजर रहा था। दुख दर्द परेशानी हर चीज़ ने मुझ पर हमला कर दिया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ पर बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दूँ, लेकिन मेरा स्वाति के पीछे जाना भी ज़रूरी था। इसलिए मैं स्वाति की गाड़ी का पीछा करने लगा। आज शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। स्वाति की गाड़ी का पीछा करते करते मैं वहाँ पहुँचा जहाँ से उसको निकालकर अपनी ज़िंदगी में लेकर आया था। मैंने उसको इज्जत दी थी, अपने घर की सुरक्षित 4 दीवारें दी थी, मगर उसने क्या किया? वह तो जिस गंदगी से निकल ली थी फिर उसी गंदगी में वापस लौट गई। स्वाति कोठे में दाखिल हो गई तो उसके 10-15 मिनट बाद मैं भी कोठे में दाखिल हो गया था। मैंने अपना भेष बदल रखा था, मुझे कोई भी आसानी से पहचान नहीं सकता था। हुआ यूं कि जब मैं कोठे में दाखिल हुआ तो स्वाति नाच रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी उठकर स्वाति को एक जोरदार थप्पड़ मार दूं, लेकिन मैं जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्यों कर रही थी। उसने मुझे धोखा क्यों दिया? अगर उसे नाचने का इतना ही शौक था तो उसने मेरे सामने अच्छाई का ड्रामा क्यों किया था? डांस देर रात तक चलता रहा। सुबह 4 बजे के करीब सभी अपने घरों को वापस जाने लगे, लेकिन मैं वहाँ से उठा। जब हॉल खाली हो गया तो मैं उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने अपने चेहरे से मास्क हटाया तो मुझे देखकर हैरान हो गई। उसका चेहरा डर के मारे लाल हो चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रोते हुए कहा स्वाति अगर तुम यह सब छोड़ नहीं सकती थी तो तुमने क्यों मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूं? मैंने अपने माँ पापा का दिल भी दुखाया, लेकिन तुम फिर भी मेरी नहीं बनी। स्वाति भी रोने लगी। रोते हुए बोली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत में जीत होती ही नहीं। मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश थी कि
अब मुझे किसी के सामने नाचना नहीं पड़ेगा, इज्जत की ज़िंदगी गुजरेगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मजबूर होकर फिर से मुझे कोटे पर आना पड़ा। मैंने चिल्लाकर पूछा, मुझे भी तो बताओ, तुम्हें ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि तुमने यह सब किया? तुमसे पहले एक सेठ मेरी ज़िंदगी में था, वह भी मेरे डांस का बहुत शौकीन था। उसने मुझ पर पैसा पानी की तरह बहाया था। सविता उसे जुबान दी थी, मैं उसके सिवा किसी और के सामने नहीं नाचूंगी, मगर फिर अचानक से गायब हो गया। उसने मेरे लिए पैसे भेजने छोड़ दिए थे। सविता ने 2 महीने इंतज़ार किया, लेकिन जब उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने मुझसे एक बार फिर भरी महफिल में डांस करवाना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों मेरी नज़र तुम पर पड़ी थी। तुम एक दिन मेरा डांस देखने आए थे। तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। फिर यूँ हुआ कि हम दोनों ही मोहब्बत परवान चढ़ गई और फिर तुमने 10 लाख रुपए देकर मुझे खरीद लिया। लेकिन हमारी शादी के 2 महीने के बाद ही वापस आ गया। उसने सविता से कहा कि अगर मैं दोबारा डांस नहीं करने लगी तो स्वाति के पति को जान से मरवा देगा, सविता के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने डलवा देगा। मैं यह कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरा पति मुझसे दूर हो जाएगा। मैंने आपकी जान बचाने के लिए उस सेठ की बात मानी। मुझे जैसा कहता गया मैं वैसा ही करती गई। उसने कहा कि मैं आपसे दूर हो जाऊं और हर रात सिर्फ मेरे सामने नाचूं, इसलिए मैंने अपने झूठे एक्सीडेंट का बहाना किया और एक डॉक्टर को अपने साथ मिला लिया। फिर मैंने अस्पताल की नर्सों को भी अपने साथ मिला लिया था। सेठ के कहने पर मैंने फिर से कोटे पर नाचना शुरू कर दिया था ताकि उसका ध्यान तुम्हारी तरफ से हट जाए। मेरे लिए यही काफ़ी था कि तुम हर रोज़ 10 मिनट के लिए मेरे पास आ जाते थे। मैं तुम्हारा चेहरा देख लेती थी, तुम्हारी खबर मुझ तक पहुंच जाती थी। मैंने स्वाति से पूछा, तुम बताओ, क्या तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो? तो वह रोती हुई बोली, अब इज्जत की ज़िंदगी का मज़ा चख चुकी हूँ और अब मुझे यह मजबूरी की ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। मेरा दिल करता है कि सेठ फिर से कहीं गायब हो जाए और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँ। मैंने स्वाति का हाथ पकड़कर कहा कि मेरी एक बात तुम याद रखना, बाहर के लोग उस इंसान को ही तोड़ने में कामयाब होते हैं जो अपने घर वालों से बातें छुपाता है। अगर तुम सेठ वाली बात मुझे पहले बता देती तो मैं उसका कोई ना कोई हल निकाल लेता और तुम्हें भी इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। मैंने स्वाति को तसल्ली दी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और फिर उसे उठाकर ले गई। अब मैं अपने वादे के मुताबिक गांव वापस आ गया था। मेरे माँ बाप ने भी खुले दिल से स्वाति को बहू स्वीकार कर लिया और स्वाति ने गांव के माहौल को अपना लिया था। इस तरह स्वाति और मेरी ज़िंदगी एक बार फिर से सही रास्ते पर आ गई। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी को लाइक कर दीजिए और इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।